करें तो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट को। MCO 022 का यूनिट नंबर 4 है। ये यूनिट क्यों देखनी चाहिए, ये चैप्टर करना इतना क्यों जरूरी है, बताती हूँ तुम्हें क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, मैं ये कह सकती हूँ कि हर ईयर के अंदर जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024, जून 2025, अगर मैं इससे पहले भी चली जाऊं तो वहां पर भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दूसरा रीजन ये है इस चैप्टर को देखने के लिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने का, कि जितना भी कंटेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा का सारा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा सा वॉइस की इशू रहेगी, आवाज अलग सी है, मुझे खुद महसूस हो रहा है आवाज नहीं निकल रही मेरी, बट क्या करें, आपका भी एग्जाम है, थोड़ा बहुत जैसा भी रहेगा मैं आपको आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ। सो करें स्टार्ट। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था, क्योंकि जो आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो आपके लास्ट लेक्चर के ऊपर बहुत सारा बेस है। क्योंकि जो फॉर्मूले हमने किए थे वो जैसे कि मीन का किया था हमने, मीडियन का किया था एंड मोड का किया था। ये सारे के सारे फॉर्मूले आज इस चैप्टर को हेल्प करेंगे कंप्लीट करने में। मैम ऐसा क्या है इस चैप्टर के अंदर, इतना क्यों एम्फिसाइज हो? जस्ट अ सेकेंड। क्या आप सभी ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? दैट मीन्स आपको एक डाटा दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 है, 17 है, 20 है, 23 है, 25 है। मैंने कहा कि इसको एक ऐसे नंबर मेरे को बताए जो कि इस पूरे डाटा को प्रेजेंट कर दे। दैट मीन्स इन सबका एक मिड पॉइंट मुझे पता चल जाए, जिससे कि मैं ये एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि मेरा डाटा इसके आसपास इर्द गिर्द ही है। तो दैट मीन्स हमने क्या निकाला था, हमने इसका सेंट्रल पॉइंट निकाला था, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकाला था। और इस सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, यस या नो। एक तो मैथमेटिकल वे था और एक हमारे पास पोजिशनल मेथड था। क्या याद है सभी को? ये मैथमेटिकल एवरेज के थ्रू हमने निकाला, पोजिशनल एवरेज के थ्रू निकाला, जिसके अंदर हमारे पास एवरेज मीन आता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन के अंदर तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। और पोजीशन मीन एवरेज का मतलब है कि आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, उसमें आपका सेंटर पॉइंट क्या आने वाला है, उसकी पोजीशन क्या है, हमें पता लगता था किसके थ्रू, मीडियन और मीड के थ्रू, मोड के थ्रू, सॉरी। ठीक है, कहते ठीक है, हमने इतना तो पढ़ लिया, हमने सेंटर पॉइंट पता लग गया, पर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास केस नंबर ए है, केस नंबर बी है, केस नंबर सी है। ये तीनों केस बताएंगे कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या इस चैप्टर में नया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सारा डाटा दिया हुआ है, मैं इसका एवरेज निकालूं, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? अगर मैं नॉर्मली मीन से निकालूं कि सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। एक्स का मतलब क्या है, जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उन सब का ऐड कर दो, और नीचे एन का मतलब है क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। यस एवरीवन, ओके। तो मैंने इसका सम किया, इसका सम कितना आया, 100 आया। 100 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 100 को मैं डिवाइड कर दूं 5 से, दैट मीन्स मेरा एवरेज कितना आया, 20 आया। ठीक है, नेक्स्ट का भी मैंने क्या किया, देखो आइटम्स अलग अलग है, वेरिएबल्स अलग अलग है, 15, 17, 20, 23, 24, 25। इस सबका सम करूंगी तो भी 100 आएगा, और मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो भी 20 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 20 है। इनका भी सम करूं, इनका भी आंसर मेरा सम क्या आएगा, 100 आएगा। इसको भी मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 20 आएगा। दैट मीन्स मेरा एवरेज यहाँ पर आ रहा है 20। पर क्या आप लोगों को एक चीज नोट हो रही है? ठीक है, सबका देखो वेरिएबल्स 5 है, नंबर ऑफ आइटम 5 है, बट इन सबका सम भी 100 है। पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इन सबके बीच में जो गैप है ना वो अलग अलग है, बट फिर भी हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास जो एवरेज है वो सेम आ रहा है।
तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब के, अब देखो इनके बीच में, देखो इसके बीच में क्या है, गैप है? नहीं, कोई भी गैप नहीं है। दैट मीन्स आपने सेंटर पॉइंट निकाल लिया 20 और 20 के आसपास क्या है, डाटा है। पहले में तो कहते हैं कि भाई कोई दूरी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का मतलब ही क्या है, वेरिएशन को बोल लीजिए, या फिर हम इसको गैप कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्पर्जन कह सकते हैं, डिस्पर्जन कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसके वेरिएशन कहेंगे। इन मतलब क्या है कि जो आपको सीरीज दी हुई है ना बच्चे, आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, उनके आपस में कितना गैप है, ठीक है। अच्छा, और हमें ये भी देखना है कि भाई सेंटर पॉइंट से इस मान लीजिए ये 20 है, ठीक है, यहाँ पे 25 है, 20 और 25 में मीन्स की जो सेंटर पॉइंट है ना, उससे आपके बाकी के डाटा की दूरी जाननी है कि ज्यादा है, कम है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहला केस नजर आ रहा होगा जहां पर ये कह रहे हैं कि कोई भी गैप नहीं है, नो गैप, ओके। दूसरा केस क्या दिखा रहा है कि पहले में क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 2 है। मीन्स कि आपके सेंटर पॉइंट से आपका डाटा थोड़ा थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूर है, 2-3 पॉइंट। पर नेक्स्ट में क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितना है, 4 का डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना है, 8 का डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना है, 12 का डिस्टेंस है, 15 17 का डिस्टेंस है, यहाँ पर कितने 8 का डिस्टेंस। मीन्स कि आपके जो डाटा आपने ढूंढा है, आपके 20 से आपका बाकी का डाटा काफी दूरी पर है। तो डिस्पर्जन में हमें यही देखना है। मैम ऐसे क्यों देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट से ही क्यों देख रहे हैं? सबसे पहले इसे हम पता क्या कहते हैं, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट इसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, एक सेकेंड, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। और जब हम गैप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, जिसका नाम क्या है, डिस्पर्जन, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएशन, या फिर हम कह सकते हैं गैप। कि हम गैप ढूंढ रहे हैं हमारे सेंटर पॉइंट से, कि मेरा जो सेंटर पॉइंट है उससे बाकी के डाटा की दूरी कितनी है। मैम दूरी क्यों ढूंढ रहे हैं, रीजन समझो बच्चे, क्योंकि जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा आपका गैप ऑब्वियस है कम होगा, यस या नो। तो यहाँ पे पढ़ो, कहते हैं कि जितनी ज्यादा, एक सेकेंड, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा डाटा क्या होगा, वाइडली स्प्रेड होगा, उतना ज्यादा दूर दूर फैला होगा, जिसके कारण आपकी रिलायबिलिटी क्या होती है, कम आएगी, और कंसिस्टेंसी भी कम आएगी। मैम क्या कहना चाह रहे हो, समझो इस बात को बच्चे। कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जितना ज्यादा डाटा दूर दूर होगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका आंसर वेरी करेगा। आप जब आंसर निकाल रहे हो कुछ निकलेगा, दूसरा कोई आंसर निकाल रहा है तो कुछ निकलेगा। तो इस चैप्टर में यही चीजें डिस्कस करनी है, हमें गैप फाइंड आउट करना है, देखना है पास है, दूर है तो क्यों दूर है, उनको फाइंड आउट करने के लिए, गैप फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 4 मेथड हैं, और एग्जाम में इन्हीं मेथड से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला मेथड है आपके पास रेंज है, कि रेंज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, रेंज को यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट जाता है आपके पास मीन डेविएशन, देन उसके बाद आ जाता है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। यस एवरीवन, बताऊं कैसे क्वेश्चन आए हुए, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर और मजा आएगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है कि किस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्पैरिटी, दैट मींस गैप, कि हम अपने मीन से हमारा बाकी का डाटा कितनी दूर है, इसकी बताने कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कंप्लीट डाटा। आपको डाटा दिया हुआ है, इसका ये डाटा दिया हुआ है, इससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है, इससे भी आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको इससे मीन, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अच्छा जी, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ये आपके वेरिएशन को वेरिएशन बोल लीजिएगा, या फिर मैं कहूँ कि
आपका डिस्पर्जन निकालने का ये मेथड है, गैप निकालने के ये मेथड है। कैसे आप, ठीक है, आपने सेंटर पॉइंट निकाल दिया, सेंटर पॉइंट के बाद डाटा, बाकी का डाटा मीन से कितनी दूर है हमें ये फाइंड आउट करना है और उसके लिए ये मेथड यूज करना है। ठीक है, अगर जब क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी जल्दी से पढ़ लो, इंट्रोडक्शन जो भी हमने समझाया ना आपको ये वही है, पढ़ो 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 पढ़ो। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था, मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट किया था, राइट। पर ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, जरूरी है हमें ये देखना कि बाकी का जो डाटा है कितनी दूरी पर फैला हुआ है, ज्यादा दूरी पर, कम दूरी पर है। ठीक है, इसी के यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपकी बुक सिलेबस के अंदर है, वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। वेरिएशन बताता है कि आपका जो डाटा पॉइंट है वो कितना कितना डिफर कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू आप किसी भी सोर्स से निकाल सकते हो, कि मीन से, मीडियन से, मोड से, तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो और उससे फिर आपको क्या करना है, आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा, स्क्यूनेस के बारे में, क्योंकि पता बच्चे हम इसका डिस्टेंस, क्योंकि आप देखो सीरीज है हमारे पास, डाटा है हमारे पास, और इस डाटा, सभी डाटा अलग अलग है बट सबका एवरेज सेम आ रहा है, तो इस वजह से हमें हमारे यहाँ पर डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, ओके, अच्छा, स्क्यूनेस का मतलब क्या है, ठीक है, हमने चलो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने देखा कि भाई मेरा गैप क्या है, लेस है, मेरा गैप क्या है, मोर है, ओके, मैंने फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरा जो डाटा है, मेरा जो डाटा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि डाटा बराबर बराबर बंटवारे में हो, मतलब मैम जैसे कि मैं कहूँ मेरा जो डाटा है वो क्या हो सकता है, ऐसे 50% डाटा मेरा इधर हो और 50% डाटा मेरा इधर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डाटा का एक तरफ ज्यादा रुझान हो सकता है या फिर दूसरी तरफ ज्यादा रुझान हो सकता है। कहने का मतलब मेरी डायरेक्शन को मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी डाटा जो हम निकाल रहे हैं उसका मीन की तरफ ज्यादा झुकान है या फिर मोड की तरफ, मीडियन की तरफ झुकान है या मीडियन मोड की तरफ झुकान है। तो स्क्यूनेस बताता है आपके डाटा की शेप क्या है, आपके डाटा जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी शेप क्या है। ओके, ये वन साइड है या फिर बोथ साइड इक्वल है। अगर बोथ साइड है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, अगर एक तरफ जो रुझान है तो उसे बोला जाता है असिमेट्रिकल। ओके, इनके दूसरे नाम भी है, जैसे इसका बोला स्क्यूड का मतलब सुन रहे हो, मतलब एक तरफ वजन होना, ठीक है, एक तरफ ये जो स्टिपिकडनेस है ना वो एक तरफ होना, उसे बोला जाता है स्क्यूड। अगर बराबर नहीं है ना तो उसे स्क्यूड कहते हैं, अगर बराबर है तो उसे अस्क्यूड कहते हैं। क्योंकि स्क्यूड का मतलब क्या होता है, स्क्यूड का मतलब क्या होता है कि आपका जो कर्व की जो पिक्डनेस है ना वो एक तरफ रुझान कर रही है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्यूनेस के मेथड के ऊपर क्वेश्चन आए तो करें। बेसिक समझ में आया तो पढ़ लो फटाफट। क्या है वेरिएशन का मतलब, क्या है, हाउ द स्प्रेड आउट एंड द स्कैटर्ड द डाटा, कहां से, पॉइंट आर अराउंड एन एवरेज वैल्यू से, जिसे हम मीन भी कहते हैं, मोड भी कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं। हमें स्कैटर्डनेस फाइंड आउट करनी है, हमने स्प्रेडनेस फाइंड आउट करनी है, हमें वेरिएशन फाइंड आउट करना है, गैप फाइंड आउट करना है। ओके, ये एग्जांपल कर सकते हो। प्रॉपर्टी कौन कौन से को यूज करेंगे, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी डाटा को निकालते हैं ना, उसको निकालने के इसके प्रेजेंट करते हैं, ये कितना गैप है कितना नहीं है, उसको निकालने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि भाई डाटा को मैं क्या करूं, एक सेकेंड, डाटा को मैं क्या करूं, मैं आपके एब्सोल्यूट वैल्यू में रिप्रेजेंट करूं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसे यूज करना। और दूसरा होता है कि एक रिलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बच्चे से पूछा कि बेटे आपके मार्क्स कितने आए, एक तो बच्चे ये कहे कि मैम मेरे 400 मार्क्स आए आउट ऑफ द 500। आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है, एक्चुअल डाटा पता चल रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक ये कहे कि मैम हमारे तो 80% मार्क्स आए, मतलब कि इस नंबर को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। रिलेटिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज को, नंबर को किसी फॉर्म में, किसी भी आकार में प्रेजेंट कर देते हो तो उसे बोला जाता है। ठीक है, यस एवरीवन। या फिर
या फिर कोई, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि इसी नंबर का 80% होता है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ऐसा पूछा जाए कि भाई 100 रुपए में तो तुमने कितने पैसे खर्च किए, मैंने कहा 80 रुपए खर्च किए, ये तो हो गया एब्सोल्यूट। अब 80% तो ये भी है, तो अब इसका बेस अलग अलग है ना, तो एब्सोल्यूट होता है जब आपको नंबर में चीजें प्रेजेंट हो रही है, जब एक्चुअल अमाउंट में चीजें रिप्रेजेंट हो रही है। और रिलेटिव का मतलब होता है जब आप किसको किसी फॉर्म में ले जाते हो, रेशियो में हो जाता है, मीन्स कि वो एक्चुअल फॉर्म में, एक्चुअल यूनिट में नहीं होता। गॉट इट? जिसमें हम की अब आगे पढ़ेंगे कि जब हम डाटा को निकाल रहे हैं ना, तो एक तो हम निकालेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और एक उसकी निकालेंगे रिलेटिव वैल्यू, जिसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये सब में निकालेंगे कोएफिशिएंट सब हम, इसकी उसकी रिलेटिव वैल्यू परसेंटेज में या फिर रेशियो में, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू। ओके, चलो करें स्टार्ट। चलो तो रेंज सबसे पहला आ जाता है मेथड आपका। रेंज क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जैसे सेंट्रल वैल्यू हमने निकाल ली, रेंज के अंदर क्या बात होती है, यहाँ पर ना एक कंटिन्यूस सीरीज है, ध्यान रखना कीवर्ड्स ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से जो थ्योरी का है मैं उसको ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी। ओके, यहाँ पे क्या किया जाए, आपके पास एक सीरीज दी गई है, उसका स्टार्टिंग का पॉइंट लेना है, उसका एंड का पॉइंट लेना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, क्योंकि नाम से क्लियर है, रेंज एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। रेंज का मतलब क्या है कि आप ये कहते हैं ना कि भाई आपकी दुकान पे कितने रेंज तक का सामान है, वो कहते हैं कि मैम हमारे यहाँ पे ना 200 से स्टार्ट हो जाता है और 2500 तक का आपको जैकेट मिल जाएगी, तो 200 उसकी मिनिमम वैल्यू है और 2500 उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को कंसीडर किया जाता है, बीच के डाटा को इग्नोर किया है जो कि इसकी डीमेरिट्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है रेंज का, कि रेंज के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि आपके पास जो लार्ज वैल्यू है उसमें से आपको स्मॉल वैल्यू माइनस कर लेनी है, जो भी आंसर आएगा वो आपका डिस्पर्जन कहलाएगा। सो सिंपल। अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट निकालना है, दैट मुझे इसका परसेंटेज या फिर किसी और फॉर्म में निकालना है आंसर, तो मैं क्या लिखूंगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकलेगा, लार्ज यूनिट माइनस के स्मॉल यूनिट अपॉन में लार्ज प्लस में स्मॉल, जो ये आंसर आएगा वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। एग्जांपल देखें, एग्जांपल बच्चे आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने पीडीएफ में लिख दिए हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा मेरी भी शायद सेहत थोड़ी खराब है और टाइम भी बहुत कम है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊं, पर जो इसके ऊपर ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, पर हर चीज मैंने आपके लिए पीडीएफ में इंक्लूड की हुई है, अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकते हैं, मैं मेथड बता सकती हूँ कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों सीरीज होती है, आपको लोगों को पता है, आप लोगों की 3 सीरीज होती है, एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती है और ये सभी में यूज होगी, ध्यान रखना, एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपके पास जस्ट ओनली एक वेरिएबल की सीरीज होती है, जैसे कि जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, जैसे हमने लिखा 5 7 5 7 20 15 25 27 ऐसा कुछ। डिस्क्रीट में क्या होती है कि एक तरफ वेरिएबल होते हैं और दूसरी तरफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे मैंने कहा 3 ना आपका 5 बार आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी के नीचे 5 लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी ये होता है। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि रेंज प्रोवाइड करती है कि 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ये चीजें ना हम यूनिट नंबर सेकंड से कि डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है आप देख भी पाएंगे, ये चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, बहुत बार आ चुका है, कैसे इन चीजों को करना है, क्लास इंटरवल ये इंडिविजुअल के ही है, ये देखो ये यूनिट नंबर 3 में भी डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 2nd 4th में भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसकी लोअर लिमिट लेनी है और इसकी हाइयर वैल्यू लेनी है, तो 30 माइनस के 10 ये आपका आ जाएगा 20, ये हो गया रेंज। अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना है तो 30 माइनस के 10, 30 प्लस के 10, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में 40, ये आ जाएगा 1/5, इसको मैं पूरा सोल्व करूँ तो 0.5020 सॉरी, यस आया समझ में। तो ये आपका एब्सोल्यूट नंबर है 20 और ये क्या है, पॉइंट्स में आ रहा है, एक दूसरा आकार दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, एक सेकेंड, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टोटली इग्नोर करना है,
यहाँ पे इसकी लोअर वैल्यू और इसकी अपर वैल्यू, यहाँ पे इसकी लोअर वैल्यू, यहाँ पे इसकी अपर वैल्यू, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। गॉट इट? कोफिशिएंट मैंने बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस की मिनिमम वैल्यू, एल माइनस के एस, एल प्लस के एस। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट जाता है, अब देखो जिस चीज में जो चीज कमी रहेगी ना वो नेक्स्ट, अब जैसे होता है ना कि एक पॉलिसी बनाई हमने, कोई कमी निकली तो हम नेक्स्ट वाले पॉलिसी के अंदर उसको कवर कर देते हैं। तो सेम इस तरीके से रेंज में क्या कमी आई, रेंज में ये कमी आई कि भाई ये पूरे डाटा को कवर नहीं करता, पूरे के बस ये क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को कंसीडर कर रहा है और उसके बेसिस पर क्या किया जा रहा है, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसके एक एजम्पशन से। तो यहाँ पे एरर होने के ज्यादा चांसेस है ना। तो इस चीज को कवर किसने किया, क्वार्टाइल डेविएशन ने। ये कहा मैं पूरे को तो नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर 50% डाटा को यूज करूंगा। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या है, पूरे डाटा को क्वार्टाइल, क्वार्टर का समझते हो, जैसे 12 महीने में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। इसकी पूरे डाटा को 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो मैंने कहा 1 2 3 और ये 4, बट इसकी जो वैल्यूज है ये वैल्यूज होती हैं, डिवाइड करने के 3 पोर्शन बनेंगे, 3 वैल्यू, तो इनको हम निकालेंगे Q1 Q2 Q3 के नाम से। ये भी क्या होता है आपका कंटिन्यूस सीरीज में ही मोस्टली इसको यूज किया जाता है। देखो अब कंटिन्यूस सीरीज में आपको याद है, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने पीछे पढ़ी हुई, आपने कंटिन्यूस सीरीज में पढ़ा होगा कि यहाँ पर पार्टीशन वैल्यू पढ़ा था हमने, लो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप लोगों को ये हो जाएगा कि हाँ हमने किया हुआ है। ये लो, इसमें किया था मीनिंग ऑफ द पार्टीशन वैल्यू, दैट मीन्स आप पूरे डाटा को क्या कर रहे हो, 2 पार्ट्स में बाइफर्गेट कर रहे हो, क्योंकि मीडियन के अंदर क्या होता है, मीडियन के अंदर क्या होता है, हम पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल में अंदर क्या होता है, पूरे डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डेकाइल के अंदर क्या होता है, पूरे डाटा को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, पूरे डाटा को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है, दैट्स इट, यहीं पे यही बात की जा रही है। क्योंकि मीडियन में क्या फॉर्मूला होता था कि जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स दिए उसको n प्लस के 1/2 करते थे, क्योंकि पूरे डाटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना है तो पूरे डाटा को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो नीचे 4 आएगा। अगर Q1 निकाल रहे हैं तो इंटू में आ जाएगा 1, Q2 निकाल रहे हैं तो इंटू में आ जाएगा 2, Q3 निकाल रहे हैं तो इंटू में आ जाएगा 3, दैट्स इट। आ रहा है समझ में? अच्छा, तो थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं कैसे पूछा जा रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन इस जिसे हम कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, जो कि मेजर करता है डिस्पर्जन दैट इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% ऑफ डाटा पॉइंट। मिडल डाटा को यूज किया, इसमें ये डिमेरिट्स, उसमें तो क्या थी स्टार्टिंग और एंड का था, इसने कहा कि आप केवल 50% डाटा को यूज कर रहे हैं। इन्होंने फोकस किया डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल and the first quartile. Okay, that means Q3 minus के Q1, इसके ऊपर इसने क्या किया, सबसे ज्यादा फोकस किया था। समझ पा रहे हैं? तो Q3 और Q1 कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अच्छा एक बात हो, मैंने बोला पूरे डाटा के पूरे चीजों का, अरे कहाँ है, अरे कहाँ समझाया था हमने, हाँ, पूरे चीज को आप क्या कर रहे हो, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। मीडियन में क्या होता था, पूरे डाटा को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, ये आपका मीडियन होता था। क्या हम Q2 को m से डिनोट कर सकते हैं, दैट मीन्स Q2 इज इक्वल टू मीडियन हो सकता है। हाँ, क्योंकि मीडियन में क्या होता था, पूरे डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, और क्वार्टाइल में पूरे डाटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते, तो जो बीच वाला पार्ट है वो डायरेक्टली इक्वल टू होगा आपकी मीडियन की। ठीक है, ये हमने प्रूफ भी किया था, है ना। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, एंटायरली डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ ना वही लिखा हुआ, उसमें कुछ खास अलग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, और इन 3 वैल्यूज को हम निकालेंगे, जिसे हम Q1 Q2 Q3 से डिनोट करते हैं। और सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका पूरा डाटा 2 पार्ट में यहाँ पर बाइफर्गेट हो रहा है। एग्जाम्पल दिए कर लेना इसको, ईजी। ओके, कंटिन्यू, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है
कि अब आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो ऑब्वियस है, मैंने बोला हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं Q3 एंड Q2 का, गिविंग आइडिया ऑफ हाउ द कंसंट्रेटेड द डाटा इज अराउंड द मीडियन, कैसे मीडियन के आसपास है, मीडियन का कॉन्सेप्ट लेना है बाय 2। अब यहाँ पर हमने Q3 निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, देन उसको पुट करेंगे, देन हमारे पास डेविएशन आ जाएगा कि हमारे पास जो मीडियन के थ्रू हमने सेंटर पॉइंट निकाला था और ये जो वैल्यू निकल रही है, तो हमें डिस्पर्सन पता लग जाएगा कि भाई कितने का गैप है। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो ऑब्वियस है, नीचे 2 को रिमूव कर देना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, जैसे कि L माइनस के एस था, L प्लस के एस था, सेम एज इट इज। क्लियर है? यस एवरीवन। इसकी फीचर्स क्या है, फीचर क्या है, ये केवल 50% डाटा को ही कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन बन गई, इसने भी क्या नहीं किया, पूरे के पूरे डाटा को कंसीडर नहीं किया, जिसके कारण आपकी एक्यूरेसी या फिर मैं कहूँ कि रिलायबिलिटी डाटा में नहीं आएगी, क्योंकि डिस्पर्जन का मेन काम ही तो क्या है कि भाई गैप फाइंड आउट करना, ये देखना कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी रिलायबिलिटी है। अब आपने 50% ही डाटा को यूज किया है, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि इस डाटा के ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, यस ये नो, ठीक है। चलो, तो इट इज अ गुड मेथड टू मेजर द डिस्पर्जन इन केस ऑफ द ओपन एंडेड क्लास, दैट मींस आपकी कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करें, ओपन एंडेड क्लास उसी में होती है और क्लोज एंडेड होती है, ठीक है। इट डज नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स, एक्सट्रीम आइटम पता है क्या होता है, जैसे कि हमने मीन में पढ़ा था कि मेरे पास कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 और उसमें एकदम से 1000 नंबर आ जाए, मीन में तो क्या होता था कि सबका सम करना है और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वो मीन एवरेज आएगा, है ना। तो मैं इसका सम करूं तो कितना आएगा, 1000 और 5 1015 आया। अब 1015 को मैं डिवाइड करूं 5 से, तो मेरा आंसर आ रहा है, एवरेज आ रहा है 203, और 203 इनमें से किसी के बीच में नहीं आ रहा। अक्सर एवरेज क्या होता है, अक्सर एवरेज क्या होता है कि आपके मिड पॉइंट में आता नहीं आता, बट यहाँ तो क्या हुआ कि 1 2 3 4 और सीधा 5 और फिर यहाँ पे 1000 था हमारा, तो यहाँ पे 203 के करीब कुछ आ रहा था, है ना, आ रहा था नहीं आता, तो ये तो इनके बीच में तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही एंड में आ गया। तो ये कहते हैं कि इस वजह से मीन, जो जब भी हम कभी भी हम मीन को निकाल रहे हैं या फिर मीन को यूज कर रहे हैं डिस्पर्जन को निकालने में, तो वहां पर ये पॉइंट जरूर आएगा कि वो एक्सट्रीम पॉइंट से इफेक्ट होते हैं, पर मीडियन और मोड ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से कभी भी इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है 50% डाटा यूज किया तो 50% डाटा गलत होने के ज्यादा चांस है। यहाँ पे डाटा क्या होता है, स्क्यूड होता है, आगे पता लगेगा जब हम स्क्यूनेस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पॉइंट करेंगे। ये एग्जांपल दिया आप इनको कर सकते हैं। इससे पहले क्या होगा, पहले क्या होता है, जब भी हम Q3 Q1 या फिर मीडियन का जैसे भी कंसेप्ट आ जाता है, वहां पे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने पूरे डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या रिवीजन हो रहा है लास्ट लेक्चर का, यस। तो पहले अरेंज करेंगे, देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई आपका नंबर ऑफ आइटम कितनी है, नंबर ऑफ आइटम के पता लगाने के बाद इंडिविजुअल सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या होता था, n प्लस के 1/2 होता था। डिस्क्रीट सीरीज में भी आप क्या करते थे, आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था, नीचे आया हुआ, इसमें CF निकालना है आपको, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का हमें ऐड करना है, ऐसे करके कि 2 5 10 16 और 16 और 8 कितना हो गया, 24 निकल गया। अब मुझे n पता लग गया कि मेरा 24 है, अब मेरा फॉर्मूला भी n प्लस के 1/2 ही था मीडियन में, है ना। अब यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना है तो n प्लस के 2 नहीं होगा, यहाँ पे n प्लस के 4 होगा। अगर मैं Q3 निकाल रही हूँ तो 3n प्लस के 4 होगा, और Q1 निकाल रही हूँ तो 1 इंटू n प्लस के 1 होगा। गॉट इट, यस एवरीवन। अच्छा, कंटिन्यू सीरीज है तो कंटिन्यू सीरीज में भी हम क्या करते थे, यहाँ पर बस फर्क था कि n प्लस के प्लस में नहीं लेते, यहाँ पे बाय में सीधा सिंपल लेते, मीडियन निकालें तो n/2 और क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो n/4 होगा। अगर क्वार्टाइल 3 निकालें तो 3 इंटू में आ जाएगा, 2 निकाले तो इंटू में 2 आ जाएगा, दैट्स इट, सॉल्व करना हो जाएगा, हर चीज आपको दी हुई है, ओके। अच्छा, क्वार्टाइल डिविजन निकालने के लिए हमें Q3 और Q1 चाहिए, है ना, और Q3 और Q1 निकालने के बाद Q3 और Q1 निकालने के बाद हम क्या करने वाले हैं,
2 से डिवाइड कर दें। ओके, अच्छा अब इसमें क्या क्या कमी थी? इसमें कमी ये थी बच्चे, क्वार्टाइल डेविएशन में कमी ये थी, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसकी कमी को, मैं इसकी कमी को यहाँ लिख रही हूँ। पहली बात तो इसने 50% डाटा ही यूज किया था। दूसरी बात, इसने कंटिन्यूस सीरीज जो है ना, कंटिन्यूस दैट मीन्स आपकी जो मीडियन है उसको यूज किया था। यस या नो? तो इन कमी को इसने किसने पूरा किया? मीन डेविएशन ने कहा कि भाई मैं 50% डाटा यूज नहीं करता, मैं सारे की सारे ऑल ऑब्जर्वेशन, मैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को यूज करूंगा। दैट मीन्स मैं केवल मीडियन को नहीं, मैं यहाँ पर मीन का भी यूज करूंगा डिस्पर्जन निकालने के लिए, मैं मोड का भी यूज करूंगा और मैं मीडियन का भी यूज करूंगा। मैं किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इसकी ये क्या हो गई है? पॉजिटिव फीचर्स हो गई हैं। पहली बात तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है और मीडियन की बजाय ये सबका यूज करके डिस्पर्जन निकालेगा। मैम इसका यूज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बेटे सेंटर पॉइंट इन्हीं को तो कहते हैं। सेंटर पॉइंट निकालना है, या तो आप मीन से निकालो, या मोड से निकालो, या फिर मीडियन से निकालो। उसके बाद उसकी कंपैरिजन करोगे आपके डाटा के साथ। ठीक है, अच्छा तो क्या मैम अगर मैं तीनों को यूज करूं मेरा आंसर क्या सेम आएगा? नहीं, इसमें यही तो कमी है। मीडियन में मीन डेविएशन में क्या कमी है कि जब भी आप मीन डेविएशन का यूज कर रहे हो, ठीक है आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हो, ठीक है आपने मीन मोड मीडियन सबका यूज करने के लिए बोल दिया, पर डीमेरिट इसकी ये है कि बच्चे यहाँ पर इन सबका आंसर अलग अलग आएगा। इन सबसे आंसर जब निकालेंगे ना तो आपका डेविएशन भी अलग आएगा। दिस इज द डीमेरिट। ओके, आया समझ में? तो चलो पढ़ते हैं, चलो इसके फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देती हूँ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता क्या है? और याद रखना ये हर, जैसे कि मीन मोड मीडियन हम तीनों सीरीज में निकालते थे, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। तो सेम इस तरीके से मीन डेविएशन भी हम तीनों तरीके से निकालेंगे। ओके, अच्छा पहले इसकी थ्योरी पढ़ो थोड़ा सा। मीन डेविएशन के अंदर क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पर ना पीछे जो हमने अभी तक पढ़े रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, उनमें काफी सारी कमियां थी, शॉर्टकमिंग्स थी, ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि पूरे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड ना होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को कंसीडर किया, बट मीन डेविएशन, यहाँ पे ये भी लिख लो, मीन डेविएशन ने पॉजिटिव साइन को रिमूव करने के लिए इसने क्या किया? मोड का यूज किया है। मोड दैट मीन्स कोई भी डाटा जब आप, ऐसे मोड का सिंबल ऐसे होता है, कहते हैं इसके अंदर चाहे कोई आइटम पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, इसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। कह रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए इन्होंने टोटली इग्नोर किया, जिसके कारण ये मोड का यूज करते हैं, और इन्होंने यूज किया मीन मोड मीडियन सबका यूज किया, और ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। पर डीमेरिट्स इसकी क्या बनी? बट द वैल्यू फ्रॉम दीज थ्री मेथड इट्स डिफरेंट, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की ये कमी है। ठीक है, तो मेजर ऑफ द डिस्पर्जन दैट शो द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ईच डाटा पॉइंट एंड द सेंटर वैल्यू विच कैन बी मेजर। सेंटर वैल्यू हम किसी से भी मेजर कर सकते हैं, मीन से, मीडियन से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि भाई मीन से करना है, मीडियन से करना है, मोड से करना है, तो आप डेफिनेटली आप वहां पे मीडियन का यूज करेंगे, क्योंकि मीडियन में कैलकुलेशन कम होती है, पहली बात। दूसरा, मीडियन को निकालने का जो पैटर्न था ना, उसको और कैलकुलेशन मेन है यहाँ पे कम होगी और आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेट इधर बाय देयर इज अ मीन एंड मीडियन एज अ सेंटर पॉइंट, इट इज कॉल्ड देयर इज अ मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस because it involves the taking the absolute value of the difference to avoid the negative values. अब यहाँ पर इन फॉर्मूलेस को बड़े ध्यान से देखना। यस एवरीवन, सबको नजर आ रहे हैं? एक सेकेंड। अब मैंने कहा मीन डेविएशन को हम तीनों चारों सीरीज में निकालेंगे, तो ऑब्वियस है इंडिविजुअल सीरीज में याद रखना वही सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट में एक वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूस में रेंज होती है, क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, डाटा को और ज्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए ये चीजें अप्लाई की गई। अब मैंने आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी बताया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि dx, डेविएशन का मतलब ही क्या होता है?
डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आप dx निकाल रहे हो। dx का मतलब क्या है कि आपके पास एक सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। एक सेकेंड, ये जरूरी है पीछे से रिलेट करना, क्योंकि अदरवाइज ना फिर कंफ्यूजन ज्यादा होती है। ये याद है dx का, ये dx का जो पैटर्न मैंने बनाया था यहाँ पर, ये dx, इस dx का मतलब क्या है, डेविएशन निकालना। दैट मीन्स आपके पास एक सीरीज दी हुई है, आपके पास एक सीरीज दी है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंडिविजुअल होगी डिस्क्रीट, इंडिविजुअल का कहाँ है एग्जांपल, चलो हम इसी को ले लेते हैं इंडिविजुअल में। मेरे पास एक सीरीज दी हुई है एक, मेरे पास सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5। मेरे को मीन निकालना है, मीन निकालना है बच्चे। तो क्या होगा, समेशन ऑफ x अपॉन में n होता है। तो मैं इन सबका ऐड कर दूं, 15 ले लूं, देन उसके बाद 15 बटे में मैंने क्या किया, 5 किया, देन उसके बाद मेरे पास 3 आंसर है। ठीक है। दूसरा तरीका है शॉर्टकट मेथड, जिसके अंदर हम कहेंगे कि हम अपना डेविएशन लेकर चलेंगे, dx लेकर चलेंगे। dx कैसे निकलेगा कि इस पूरी सीरीज में से मैं अपने आप ही क्या मान लूं, अपने आप ही इनमें से किसी को एक एज्यूम्ड मीन मान लूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं इसको 4 को एज्यूम्ड मीन मान रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा a मेरा एज्यूम्ड मीन है, 4 मेरा एज्यूम्ड मीन है, तो dx कैसे निकलेगा, x की जितनी भी ये पूरी सीरीज है ना उसमें से a को माइनस कर दो। दैट मीन्स 1 माइनस के 4, 2 माइनस के 4, 3 माइनस के 4, 4 माइनस के 4, 5 माइनस के 4। तो सॉल्व करने के बाद ये dx नजर है, डेविएशन निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाता है कि माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 एंड 1। शॉर्ट आउट करो तो यहाँ पे आया माइनस के 5 आंसर। यस, चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस के समेशन ऑफ dx अपॉन में n। यहाँ पे x की जगह ना यहाँ पे dx आ जाएगा, और जो चीज ली थी उसको प्लस में लेकर आना है। हमने क्या लिया था, हमने 4 लिया था समेशन एज्यूम्ड मीन। ठीक है, dx मेरा कितना निकला, माइनस के 5 निकला है, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ आइटम 5 आएगा। गॉट इट। कट करके मेरे पास क्या है, 4 प्लस के माइनस के 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आया 3। तो आंसर को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते थे, तो हमें यही बात की जा रही है। तो हम dx का यूज करेंगे। dx दैट मीन्स कि dx मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, सीरीज जो आपकी x की जो सीरीज दी हुई है ना, x की जो सीरीज दी हुई है उसमें से आप क्या करने वाले हैं, सेंट्रल वैल्यू को माइनस करेंगे। आप सेंट्रल किसी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो मीन का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मीडियन का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मोड का यूज कर सकते हैं। मीन डेविएशन में यही एक फीचर है। अगर आप dx निकाल रहे हो मीन से, तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। अगर आप dx निकाल रहे हो मीडियन से, तो आपको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। अगर आप dx निकाल रहे हो मोड से, तो आपको मोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मीन मोड मीडियन के फॉर्मूले मैंने आपको दिए हुए, इंडिविजुअल सीरीज में ये वाले फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो, हाँ जी डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे, समेशन ऑफ dx अपॉन में n। इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ dx अपॉन में n का यूज करना है। जैसे कि अक्सर डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी का रोल क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगी जस्ट, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहने वाली है। f इंटू समेशन ऑफ dx दिस, ओके, समेशन ऑफ f dx अपॉन में n। n का मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर या फिर मैं कहूँ कि ऐड ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल है। और अगर इसी केस में आप मीन का यूज कर रहे हो तो ये फॉर्मूले रहने वाले। चीजें बहुत रिपीटेड है, आपको कुछ नहीं करना, बस dx को निकालने का देखना है कि हाँ ठीक है मैम ये तो समझ में आ गया, चलो इसे हम कंटिन्यू से भी निकालेंगे, डिस्क्रीट से भी निकालेंगे, इंडिविजुअल से भी। अब निकाल के करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आपने क्या किया है, आपने फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लीजिए यहाँ पर मीन जो आया है, मीन जो आया 3 आया, और मैंने क्या किया है, समेशन ऑफ dx निकाला मैंने, 5 आया माइनस के, और मेरी n मैंने मीन निकाल रही हूँ इसका। ठीक है, मीन डेविएशन निकाल रही हूँ, क्या है समेशन ऑफ dx अपॉन में n। dx मेरा माइनस के 5 आया, अपॉन में n कितना है 5 है, तो माइनस के 1 आया। मेरे को ये देखना है कि भाई मेरा सेंटर पॉइंट 3 था और मेरा आंसर डेविएशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इनके बीच में इससे दूरी कितनी है,
ओके, समझ में आया? तो हमें डेविएशन का मतलब यही है, मीन डेविएशन का यूज करके आपको मीन डेविएशन निकालना है। और अगर आप मीडियन से निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे मीडियन लगाना है, ठीक है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट यूज कर रहे हो, यस एवरीवन, अगर कोफिशिएंट निकालना है तो रिलेटिव वैल्यू निकालनी है तो इसकी भी, जैसे यहाँ पर था यहाँ पर था, रिलेटिव वैल्यू निकालें तो कुछ नहीं करना, जो भी आपका मीन डेविएशन आया है, ठीक है, उससे वो मीन डेविएशन अगर आपने मीन से निकाला है तो नीचे मीन लिख दीजिएगा, अगर मीडियन से निकाला है तो नीचे मीडियन लिख दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। गॉट इट? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे मीन डेविएशन भी फिनिश हो गया। इसकी कमी क्या है? इसकी कमी क्या है कि भाई ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साइन को इग्नोर कर रहा है, जिसके वजह से ये मोड का यूज कर रहे हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट मीन को, मोड को, मीडियन को यूज कर रहा है, जिसके कारण इनका आंसर हमेशा अलग आएगा। आप चाहे अगर मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ ना, इसको आप मीन से भी करके देखना, इसको आप मीन से करके देखना, मीडियन से करके देखना और मोड से करके देखना, सबसे आंसर से अलग अलग आएगा, देख लेना। अगर इसका आंसर देखना है तो मुझे बताना, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, वो मैंने बनाया ऑलरेडी लेक्चर इनके ऊपर। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है पिक्चर के अंदर, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, ये कौन लेकर आया था। अब देखो स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई रेंज के अंदर क्या कमी आ रही है, रेंज ने कहा कि भाई मैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट को ही, सेकंड आइटम को ही मैं यूज करूंगा, कहते कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टाइल ने क्या कहा, क्वार्टाइल डेविएशन ने कहा कि मैं 50% डाटा यूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है उसकी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी भी 50% ही होगी, ठीक है। देन मीन डेविएशन ने कहा कि मैं सारी ऑब्जर्वेशन में कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सबको यूज कर रहा हूँ, वो भी बढ़िया, पर आंसर अलग अलग आएगा, तो ये दिक्कत बनेगा। इन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन को इग्नोर करने के लिए मोड का यूज कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ये कह रहा है, मींस कि कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, वो कह रहे हैं कि हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपने मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला लगाया ना, उसके अंदर लिटिल बिट चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हो? सुनो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ dx अपॉन में n था। ये कह रहे हैं कि मोड हटा दो, कह रहे फिर नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएगा, कह रहे इसका दूसरा भी तरीका है, कहते हैं dx का हम स्केयर कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, और इस पूरे का भी रूट कर देंगे। पढ़ो इसको क्या कहते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द ऑल द आइटम्स, पहला पॉइंट किसने दिया था, कार्ल पियर्सन जी ने दिया था, 1893 में दिया था। उसने कहा डेविएशन में निकालूंगा हमेशा मीन से, सबसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर अलग आ रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन होगी। ये कह रहे हैं कि आप सबसे हमें क्या करना है, मीन से ही निकालना है, ये तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द मीन, ओके। और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिफाइन होगा कि आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, किसका, मीन से हम जो डेविएशन निकालेंगे, इसकी जो dx निकाले ना x की सीरीज में से, हम मीन को माइनस करेंगे और जो आंसर आता रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका रूट करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। देखो x समेशन ऑफ द dx डैश और dx स्क्वायर अपॉन में n, तो यहाँ पर आ रहा है रूट। डिस्क्रीट सीरीज है तो सब सेम है, बाकी यहाँ पर लग जाता है f, कंटिन्यू सीरीज में यहाँ पर भी लग जाता है f, सो सिंपल। अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं है, ये देखो एज इट इज है, ये पॉइंट एज इट इज है, यहाँ पे क्या चेंज है, आपने dx का स्केयर ना किया, जस्ट सीधा यहाँ पे लिखा पूरे का स्केयर किया, इसकी मान लीजिए मेरा dx आया 5 और मेरी नंबर ऑफ आइटम भी कितना है 5 है, तो ये भी 25, ये भी 25, समझ में आ रहा है, ये करना है, सो सिंपल। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम्पल में एज एग्जाम्पल आप इसको पुट कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन जब मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज में निकाल रही हूँ, तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले दिमाग में हिट आना चाहिए स्टेप नंबर 1 कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है तो पहली बात तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। और मीन को निकालने के बच्चे दो मेथड थे, आपको याद हो तो, एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड हमारा क्या था, समेशन ऑफ x अपॉन में n, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सॉल्व करके दिखाया। और शॉर्टकट मेथड है ये वाला फॉर्मूला, इसके थ्रू मेरे को क्या करना है, मेरे को मीन निकालना है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसका मैं निकाल के दिखा देती हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। x में से मैं x
एज्यूम्ड मीन को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या नजर आएगा, dx नजर आएगा। यस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस के 11, 8 माइनस के 11, 11 माइनस के 11, 12 माइनस के 11, 14 माइनस के 11, 16 माइनस के 11, 18 माइनस के 11। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 6, माइनस के 3, 0, 1, 3 एंड 5 और यहाँ पर 7। ओके, इन सब का सम करो। देखो यहाँ पे 6 और 3 9, माइनस के 9 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 1 16, प्लस के 16 आ रहे हैं। तो इन सबका सम अप करने के बाद मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास पॉजिटिव का 7 निकल कर आएगा। दैट मीन्स मेरे dx की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 7 है। ठीक है, फिर फॉर्मूले में पुट करो। यहाँ पर a मैंने क्या लिया था, a मैंने लिया था 11 प्लस के 7 अपॉन में नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो कट करने के बाद दैट मीन्स 11 प्लस के 1, ये कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, और वैसे देखा जाए ना तो यहाँ पे ऊपर 3 छोड़ दो, यहाँ पे 3 छोड़ दो, फिर भी मैंने जानबूझकर तुम्हें 11 लेकर बताया कि हाँ जी आपका मीन क्या है, 12 है। अब मेरे पास मीन आ गया, मीन आने के बाद मैं क्या निकालूंगी, मेरा दोबारा से dx निकालूंगी। dx मुझे किससे निकालना है, x माइनस के मीन जो मेरा आंसर है उसे निकालना है। मीन्स की 5 माइनस के 12, 8 माइनस के 12, 11 माइनस के 12, 12 माइनस के 12, 14 माइनस के 12, 16 माइनस के 12, 18 माइनस के 12, आंसर आ जाएगा, dx आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे एक तो dx का स्केयर करना है और एक इसका सम कर देना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूं तो इसका dx का स्केयर आएगा। मींस कि यहाँ पे मान लीजिए 7 है, 7 का स्केयर कितना हो गया, 49 हो गया। तो इस तरीके से सबके स्केयर करने के बाद ऐड यहाँ पे कर देना, नीचे लग देना नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 7 है, और फिर उसका स्केयर रूट कर देना, निकल गया आपका। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटे, यहाँ से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने करवाया आपको ये। ओके, अच्छा अगर डिस्क्रीट सीरीज में है तो सिंपल सी बात है, मीन सबसे पहले निकालो, मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का अगर डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करें तो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन होता है। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से मैं मीन निकाल रही हूं तो क्या होगा, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन होता है। यहां से मीन निकल जाएगा तो मेरे को क्या करना है, एक्स की सीरीज में से मीन को माइनस करना है, dx आ जाएगा, फिर मेरे को dx का स्केयर करना है और स्केयर का फिर मेरे को क्या करना है, सम करना है, और जो भी नंबर आएगा उसको नंबर ऑफ ऐड करके फ्रीक्वेंसी का पुट कर देना। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में, कंटिन्यूस मेन बात है आपको यहाँ पे मीन निकालना है, और मीन निकालना मैंने आपको लास्ट यूनिट में सिखाया था। ओके, अच्छा जी, तो समझ में आया कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था भाई, बीच का पॉइंट फाइंड आउट किया था। डिस्पर्जन में हमने क्या फाइंड आउट किया कि बीच के पॉइंट से, मींस की सेंटर पॉइंट से बाकी के डाटा की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में हमने गैप को फाइंड आउट किया था। क्या इतना समझ में आया, यहां तक एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वेरिएशन का। अब हम बढ़ने जा रहे हैं स्क्यूनेस के ऊपर कि भाई स्क्यूनेस में हम क्या पढ़ने जाएंगे। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आप अपने डाटा की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या पूरा का पूरा डाटा एक जो टेबल पे दिया हुआ है वो इक्वल इक्वल पार्ट में बाइफरगेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये देखना है कि भाई रुझान लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है, क्योंकि इन सबके साइन अलग अलग दिए गए हैं और इनको मेजर करने के तरीके जो मेथड जो है ना वो भी आपको दिए गए हैं। तो स्क्यूनेस में हमें यही देखना है। पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है। कहता है कि डिस्पर्जन ने क्या फाइंड आउट किया, नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द सीरीज, पूरी सीरीज के आपस में डिस्टेंस कितना है। स्क्यूनेस ये बताता है कि भाई डायरेक्शन कितनी है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है या बराबर बराबर है। तो चले पढ़े। स्टैंडर्ड डेविएशन की आपकी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं, जो समझाया वही है, ये थोड़ा बहुत अलग है, वो आपकी सिलेबस में आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यस एवरीवन, जल्दी से बताओ। स्क्यूनेस स्कोर करते हैं। स्क्यूनेस क्या कहता है, मुझे डायरेक्शन देखनी है। सिंगल मेजर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज, जो कि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी ने किया था।
हमें ये भी जानना जरूरी है कि भाई हमारे डाटा की मूवमेंट किधर हो रही है, हमारे डाटा की मूवमेंट लेफ्ट साइड है या फिर हमारे डाटा की मूवमेंट राइट साइड है। और ये आपके सिलेबस में नहीं, पर फिर भी सुन लो, हमें ये भी बताना होता है कि आपका डाटा का फ्लैट कैसे है। ये नजर आ रहा है, आपका डाटा ये नॉर्मल होता है। अगर आपका डाटा ज्यादा ही कुछ ऐसे है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा पीक है, ठीक है, हम्प्ड है, या फिर आपका डाटा कुछ ऐसे हो सकता है बिल्कुल ही फ्लैट है। मीन्स कि आपके डाटा की ऊंचाई देखनी होती है, और वो ऊंचाई किससे थ्रू पता चल सकती है, कर्टिसिस के थ्रू पता चलती है, और मूवमेंट हमें किससे पता चलती है, स्क्यूनेस से पता चलती है। ओके, तो स्क्यूनेस क्या प्रेजेंट करता है, शेप ऑफ द कर्व, कर्व की शेप किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। कर्टिसिस हमें ये बताता है कि भाई आपका जो कर्व है वो हैम्प्ड है, दैट मीन्स बहुत ऊंचा है, पिकडनेस है, या फिर ब्लगिंगनेस है, या फिर मैं कहूँ कि फ्लैटनेस है, कैसा है आपका कर्व। ठीक है, तो हमें बात करनी है बस स्क्यूनेस के ऊपर। स्क्यूनेस का बात करते हैं। स्क्यूनेस का मतलब होता है, देखो स्क्यूड का मतलब समझो, स्क्यूड का मतलब होता है किसी एक तरफ बोझ होना, ठीक है, एक तरफ रुझान होना। या तो आपका रुझान इधर साइड हो सकता है, या आपका रुझान इधर साइड हो सकते हैं। मीन्स की डाटा जो है ना बच्चे, डाटा जो है इधर साइड क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है सारा सबसे ज्यादा डाटा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड है। मेरे हैंड के अकॉर्डिंग है, तुम लोग अपना हैंड देख लेना, तुम लोग भी बनाओगे ना तुम्हें पता लग जाएगा। जिस तरफ क्या है आपकी टेल, आपके जिस हाथ की तरफ हो ना वही लगा देना। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ बच्चे राइट हैंड होते हैं, अगर आप वो उल्टे हाथ से लिखेंगे तो उनकी राइटिंग बहुत, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाऊं, मेरी तो बहुत गंदी आती है, मेरे से तो कभी लिखा नहीं जाता। आई थिंक किसी से भी लिखा जाता, कोई प्रैक्टिस कर लेता तो हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है इसको याद करने की, स्टूडेंट्स की शेप को याद करने की, कि क्यों किसी को हम पॉजिटिव कहते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव है। पॉजिटिव दैट मीन्स जब हमारी जो टेल होती है ना, जो कर्व की जो टेल होती है राइट हैंड साइड हो तो उसे पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। अगर हमारी जो टेल है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसे नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर मैम ये कहा जाए तो ये बराबर बराबर हो तो, अरे ये ऐसे बराबर बराबर हो तो मीन्स की 50% डाटा यहाँ पर, 50% डाटा में मतलब किसी की तरफ रुझान ही नहीं है, तो उसे हम ये कहेंगे स्क्यूड कहेंगे। ठीक, मीन्स की हमारा पूरा का पूरा डाटा सिस्टमैटिकली डिवाइड हो चुका है। एक सेकेंड, सिमेट्रिकल, और डाटा प्रॉपर डिवाइड नहीं है तो उसे स्क्यूड कहेंगे, या फिर हम कहेंगे असिमेट्रिकल। मैम इतना तो समझ में आ गया, शेप तो आगे समझ में। अब ये किसके बीच में देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा मीन, मीडियन और मोड के अगर बराबर बराबर है, मीन से आंसर निकाल लो, मीडियन से आंसर निकाल लो, मोड जो है, ठीक है, वो अगर सारे के सारे बराबर है तो उसे पता क्या कहते हैं, दैट मीन्स आपका डाटा क्या है, सिस्टमैटिक एंड अस्क्यूड है। अगर मैं कहूं कि मेरा डाटा क्या है, बराबर नहीं है, ये अनइक्वल है, तो इसे हम कहेंगे भाई असिमेट्रिक, मींस कि किसी ना किसी और पे ज्यादा रुझान है। तो यहाँ पे ये लिखा है। पॉजिटिव स्क्यू का मतलब क्या है कि जो आपकी टेल है ना वो राइट साइड है, राइट साइड यहाँ पर ये नजर आ रही है, इसका इस तरफ ज्यादा रुझान है, सबसे ज्यादा डाटा यहाँ पर है, पर जो आपकी टेल है वो आपका शेप यहाँ पे सबसे ज्यादा है। नेगेटिव स्क्यू का मतलब क्या है कि जब आपकी टेल क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, in a positive skew distribution the majority of data point are concentrated on the left side। आपका मोस्ट ऑफ डाटा किस तरफ नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड नजर आएगा, और जब नेगेटिव साइड है तो उसका सबसे ज्यादा डाटा राइट साइड नजर आएगा। और जीरो स्क्यूनेस में क्या होगा, सब कुछ परफेक्टली है, मीन मोड मीडियन ऑल आर द इक्वल, सब बराबर है। बट पॉजिटिव में क्या होगा, आपका जो मीन है वो ज्यादा होगा मीडियन और मोड से, और नेगेटिव में मीन सबसे ज्यादा कम होगा मीडियन एंड मोड से। गॉट इट, समझ में आया। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के बीच में ये स्क्यूड कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप, जो आपका कर्व बना है ना ये आपका बेल शेप होता है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। अब मेजर करने के लिए ना 3 बंदे आए हैं, चलो मैं आपको नोट्स पे लेकर चलती हूँ। मेजर करने के लिए ना तुम्हारे पास 3 बंदे आए हैं। सबसे पहला बंदा कौन है भाई, कार्ल पियर्सन है। कार्ल पियर्सन ने कहा कि मैंने फर्स्ट मेजरमेंट की है, मैंने फर्स्ट मेजरमेंट की है स्क्यूनेस को देखने के लिए, दैट मींस मेरे को डायरेक्शन को चेकआउट करने के लिए मैंने यहाँ पे किया। और मैं किसको बेस मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैं तो सबको यूज करूंगा, मैं
सबको यूज करूंगा, मैं मीन का भी यूज करूंगा जब मैं क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्क्यूनेस डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, मीडियन का भी, मोड का भी। ये ध्यान रखना क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस के ऊपर आया, कौन किसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। पहला बात तो डिफरेंस आया समझ में ये। चलो तो अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट। ये प्रेजेंटेशन है, तो टेस्ट ऑफ द स्क्यूनेस क्या है, अभी रुको इसको मैं बताती हूँ, 2 मिनट रुको भी, बस 2 मिनट, ज्यादा देर वाला लेक्चर नहीं रहता अभी। अरे कहाँ गया, मेजर किया गया है कार्ल पियर्सन के थ्रू, 3 स्टैटिस्टिकल मेजर है। सबसे पहले कार्ल पियर्सन है, फिर बॉले है, फिर देन केली है, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने कहा कि मैं स्क्यूनेस विद द हेल्प ऑफ द कार्ल पियर्सन की मेजरमेंट कहता है कि मैं मीन माइनस के मैं मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करूंगा। इन केस अगर मेरे पास मोड अब्सेंस में है तो मैं क्या करूंगा, मैं मीडियन का यूज कर सकता हूँ। 3 मीन माइनस के मीडियन, ये आपको फॉर्मूले बेटे याद करने पड़ेंगे, याद करने हैं या फिर मैं आपको समझाऊं। देखो आप लोगों ने याद है हमने एम्पेरिकल रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या सा था वो, x माइनस के 3 और एक सेकंड क्या आपको लोगों को याद है, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो क्या नजर आ रहा है, मीन माइनस के 3 मीडियन प्लस के 2 मीन, यहाँ पे करें माइनस के 3 मीन प्लस के 3 मीडियन प्लस के 3 मीन, 3 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या नजर आएगा, माइनस के, अब ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मीन माइनस के 3 मीडियन, अब कॉमन निकाल दे मीन माइनस के एम, तो ये बन गया फॉर्मूला 3 मीन माइनस के मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कहते हैं कि मैं मीन मीडियन मोड सबको लेकर चलूंगा, मैं कंटिन्यूस सीरीज को कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मेरी जीरो वैल्यू आई, मींस की जो भी मैं निकाल रहा हूँ उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आई, ठीक है, मतलब कि आपका जो शेप कर्व है वो क्या है, बेल शेप है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर ये कहते हैं कि नहीं हमारा राइट साइड ज्यादा रुझान है, हमारा सबसे ज्यादा डाटाबेस लेफ्ट साइड है, पर जो टेल है, टेल की जो शेप है राइट साइड ज्यादा नजर आ रही है, उसे पॉजिटिव स्क्यू कहेंगे। मींस की जो आपका जो स्क्यूनेस निकल कर आया है वो ज्यादा है जीरो से, उसे पॉजिटिव स्क्यू कहते हैं, अगर कम है तो उसे नेगेटिव स्क्यू कहते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन आया समझ में, ओके जी। नेक्स्ट आता है बॉले जी आते हैं, बॉले जी कहते हैं कि भाई मैं पूरी को नहीं यूज करने वाला, मेन मोड मीडियन ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल क्वार्टाइल को यूज करूंगा। मींस कि मेरा जो 50% डाटा जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना क्वार्टाइल डिवीजन में, 50% डाटा को यूज करूंगा, जिसके अंदर मेरे पास पूरे डाटा को ये 4 पार्ट में डिवाइड करेगा और उसके अंदर हमें 3 वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3, उसकी मदद से मैं क्या निकालने वाला हूँ, स्क्यूनेस निकालने वाला, मैं उसकी डायरेक्शन निकालू। देखो ये कहते हैं कि मैं क्वार्टाइल पे बेस हूँ, Q3 प्लस के Q1 अपॉन में Q3 माइनस के Q1 इनटू में क्या इनटू नहीं माइनस के 2 Q2, Q2 को हम क्या लिख सकते थे, मीडियन लिख सकते थे, तो हम 2m लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ क्या आपको ये पहले नजर आ रहा था, पर थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या था, Q3 माइनस के Q1 अपॉन में 2 था, क्वार्टाइल डिवीजन, ऊपर माइनस था वहां पर, यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ओके। कभी कंफ्यूज हो जाओ इसलिए मैंने आपको बताया, नोट किया। ये ओपन एंड सीरीज में जो फीचर इसकी थी वो एज इट इज रहेगी, बस ध्यान रखना पर्सन अलग है, उन्होंने ये बेस माना है, सेम एज इट इज इसकी इंटरप्रिटेशन रहने वाली है। अगर बराबर बराबर है तो इक्वल टू 0 आएगा, अगर वैल्यू ज्यादा स्क्यू डायरेक्शन एक तरफ ज्यादा, राइट हैंड साइड ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यू है, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है तो नेगेटिव स्क्यू है, ओके। केली के अकॉर्डिंग कहते हैं, केली जी थर्ड पर्सन है जिन्होंने कहा कि मैं स्क्यूनेस निकालूंगा, बट मैं डिकाइल एंड परसेंटाइल को निकालूंगा, मैं 50% नहीं, मैं 10% से लेकर 90% तक का डाटा यूज करूंगा। ये तो बिल्कुल ही कम हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं बीच का लेकर चलूंगा, 10 और 90% डाटा लेकर चलूंगा और उसके मदद से मैं पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन देखूंगा कि भाई किस तरह। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है डिकाइल दैट मीन्स आपका D1 से लेकर D9 तक का डाटा है, क्यों, क्योंकि आपने कहा मैंने पूरे डाटा के 10 हिस्से किए, तो जैसे कि अब वहां ऊपर था पूरे डाटा के 4 हिस्से किए हैं, तो ऑब्वियस है, अरे कहाँ गया, इतनी जल्दी गायब भी हो जाता है, पता नहीं कहाँ चल जाता है। पूरे डाटा के मैंने कहा 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यू निकाली थी। अब मैं कह रही हूँ कि भाई पूरे डाटा के मैं 10 हिस्से करूंगी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ जाए 10, पर वैल्यू कितनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी मुझे,
यस एवरीवन, मुझे A1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस वजह से D1 से लेकर D9 तक होते हैं। और परसेंटाइल में पार्ट तो होंगे 10 100, बट P10 से P90 तक उसके पार्ट होंगे। गॉट इट? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे Q3 माइनस Q3 प्लस के Q1 था अपॉन में Q3 माइनस के Q1 है माइनस के 2 Q2 था। तो यहाँ पे डिकाइल और परसेंटाइल में क्या बनेगा, D9 प्लस के D1 अपॉन में D9 माइनस के D1 माइनस के 2 D5, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो मीडियन के बराबर होती है। इसका D5 आपका मीडियन के बराबर होगा और इसका P50 आपका मीडियन के बराबर होगा। तो यहाँ पे P90 प्लस के P10 P90 माइनस के P10 माइनस के 2 दिस वन। इंटरप्रिटेशन सेम रहने वाला, आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं इनका, सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया। ओके, ये मेरे खुद के नोट्स है जब हम ग्रेजुएशन में थे, मास्टर डिग्री में थे, और बाकी सभी यूनिट्स के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिंक आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो चैनल पर विजिट कर सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे कैसे इनका आंसर लिखना है। अब ये निकाल सकते हो। यस एवरीवन, यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो चैप्टर की जो सीरीज आ रही है वो हेल्प कर रही होगी, राइट? और इसी के साथ साथ हमने अब MCQ 23 भी स्टार्ट किया है आज। हाँ, 23 हमने स्टार्ट कर लिया है और उसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। जितना होगा पॉसिबल मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी। अगर वीडियो लेक्चर नहीं आ पा रही आएगी बीच में, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो चुका है, थोड़ा सा हेल्थ, अगर आवाज़ मेरा अब बिल्कुल गला बिल्कुल दुख रहा है, बट फिर भी पूरी कोशिश करूँगी। अगर नहीं बनवेगी कल वीडियो, अगर जैसा भी रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी, बट नोट्स आपके लिए तैयार कर देंगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से पेपर करके आना, बहुत आसान आएगा। जैसे हमने MCQ 24 में हमने किया था ना, ट्रिक्स को यूज किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, पूरे सिलेबस के अंदर किन किन पॉइंट्स पे अदर क्वेश्चंस कौन कौन से है वो भी हमने डिस्कस किए थे। हर चीज देखो, अब इसमें इस वाले जो चैप्टर में ना, और मुझे क्या इंपॉर्टेंट, देखो प्रीवियस ईयर तो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना आपकी जो टाइप्स होते हैं ना, जैसे कि ये वेरिएशन के जो टाइप है, क्यों ये मेथड्स आए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों है, तो इनकी सबके डीमेरिट्स आपको बता देनी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।